प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के स्वास्थ्य स्तर में सुधार न होने के चलते उन्हें काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज से दिल्ली की एम्स अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है। कल अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पेंडोल के ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल फॉलोअप में पता चला कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। इसका पता चलने के बाद एयर एम्बुलेंस में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ले जाया गया है। TUTH अस्पताल के अधिकारियों ने सूचित किया कि उन्हें सुबह 9:30 बजे स्थानांतरित किया गया है। सोमवार को डॉक्टर ने उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन पाया। इसके बाद उन्हें दवाई दी गई, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। इससे पहले 5 अप्रैल को भर्ती होने के बाद अस्पताल में 4 दिनों तक इलाज चला था। नेपाल गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति पौडेल को पेट में दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। काठमांडू पोस्ट अखबार ने राष्ट्रपति के एक सलाहकार के हवाले से कहा है कि वो 15 दिनों से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसी के चलते उन्हें 1 महीने के भीतर दूसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी कल रामचंद्र पौडेल के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति पौडेल का हालचाल जाना। राष्ट्रपति पौडेल 1 महीने के भीतर दूसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अप्रैल के शुरुआत में राष्ट्रपति को पेट में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। रामचंद्र पौडेल के बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति पौडेल के इलाज के लिए सरकारी अधिकारियों की एक टीम तैनात करने का फैसला किया गया। नेपाल सरकार के एक मंत्री ने कहा कि टीम राष्ट्रपति की बीमारी का आकलन करेगी और सरकार को रिपोर्ट भी सौंपेगी। टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद राष्ट्रपति के इलाज पर निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि अब फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के चलते उन्हें एम्स में रेफर कर दिया गया है। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में चल रहे विदेशी मुद्रा संकट के बीच यहाँ काम करने वाली कंपनियां सरकार और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अनियमित नीतियों से परेशान है। संकट ऐसा है कि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों के संचालन में परेशानी हो रही है। आर्थिक संकट के बीच कंपनियों को मुद्रा ट्रांसफर करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने रूटीन ऑपरेशन को लेकर काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर यह है कि कई ग्लोबल कंपनियां पाकिस्तान में अपना परिचालन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। इनमें सीमेंस, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ओरेकल सर्विसेज पाकिस्तान, IBM पाकिस्तान, फेडेक्स, जेरी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मैरियट होटल, स्ट्राइक ग्रुप इंक और 3M पाकिस्तान जैसी बड़ी कंपनियां किसी और देश में शिफ्ट होने के बारे में विचार कर रही हैं। सीमेंस पाकिस्तान एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी पहुंच बिजनेस के अलग अलग क्षेत्र में है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में इस कंपनी का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और SBP के रवैया देखकर कंपनी अब देश से बाहर जाने के बारे में विचार कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये ग्रुप जल्द ही पाकिस्तान में अपने संचालन और सुविधाओं को बंद कर सकता है। खबर ये भी है कि गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रही सीमेंस के यहाँ कई फंड को कुछ महीनों में से ब्लॉक किया हुआ है। ये राशि कुल 205 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं अगर बाकी की मल्टीनेशनल कंपनियों की बात करें तो कच्चे माल और मशीनरी के आयात, उनके शिपमेंट की निकासी और पाकिस्तान से अपने मुनाफे को वापस लाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक उथल पुथल ने देश को एक ऐसे संकट की ओर धकेल दिया है जो प्रकृति और अवधि के हिसाब से बहुत बड़ा है। कम ग्रोथ, अधिक कर्ज, अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा की भयानक कमी से यहाँ के लोगों का भविष्य डगमगा रहा है। अब हम एक और खबर जो पाकिस्तान से आ रही है उसके बारे में बात कर लें। पाकिस्तान को अरबों डॉलर कर्ज देकर आर्थिक गुलाम बना चुके चीन के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। चीन के एक नागरिक को ईश निंदा कानून के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। इस कानून के प्रावधानों के तहत मौत की सज़ा दी जा सकती है। दरअसल चीन के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी इंजीनियर ने रमज़ान के बीच काफ़ी देर तक छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों को काम को शुरू करने के लिए कहा, जिससे पाकिस्तानी भड़क उठे। पाकिस्तानी वर्कर्स का दावा है कि चीनी इंजीनियर ने अल्लाह का अपमान किया। इसके बाद हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी वर्कर्स ने चीनी इंजीनियर को घेर लिया और मारने की कोशिश की। इसके बचाव में पुलिस ने चीनी नागरिक को अरेस्ट कर लिया। अब इस चीनी नागरिक के खिलाफ ईश निंदा कानून के सेक्शन 295C के तहत मौत की सज़ा का प्रावधान है। ये चीनी इंजीनियर गेजो उबा ग्रुप कंपनी का कर्मचारी है। अब इस चीनी नागरिक को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। इसके बाद भी हज़ारों की तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि चीनी नागरिकों को उनके हवाले किया जाए ताकि वे उसे पीट पीटों कर मार सकें। पाकिस्तानी पुलिस ने चीनी नागरिक की जान बचाने के लिए उसे अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि रमज़ान के महीने में काम धीमा हो गया था, जिससे चीनी इंजीनियर और पाकिस्तानी मजदूरों में तीखी बहस हो गई थी। पाकिस्तानी मजदूरों का आरोप है कि चीनी नागरिक ने अल्लाह का अपमान किया। ये खबर जैसे ही फैली, हज़ारों की तादाद में आसपास के ग्रामीण
काराकोरम हाईवे पर पहुंच गए, जो पाकिस्तान को चीन से कनेक्ट करता है। ये लोग चीनी नागरिक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आलम यह हो गया कि पाकिस्तानी सेना को चीनी नागरिक की मदद के लिए आगे आना पड़ा। मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ को हटाने के लिए पाकिस्तानी सेना को हवा में गोली चलानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया गया कि चीनी नागरिकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। करीब 4 घंटे से चले बवाल के बाद प्रदर्शनकारी वहां से हटे। वहीं डासू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इसी जगह पर 9 चीनी नागरिक भीषण हमले में मारे गए। आइए हम कुछ अमेरिका की खबरों के बारे में बात कर लें। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो स्थित एक गुरुद्वारे में पिछले महीने हुई शूटिंग की घटना को लेकर पुलिस ने बड़े स्तर पर छापेमारी की है। बताया गया कि गोलाबारी की उस घटना को लेकर 20 जगहों पर छापेमारी की गई। उस घटना को लेकर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छापों में AK-47 मशीन गन और कई हैंडगन्स बरामद किए हैं। बताया गया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अधिकतर सिख समुदाय के हैं। गुरुद्वारे में हुई गोलाबारी मामले में इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा, यूबा शहर के पुलिस प्रमुख ब्रायन ब्रेकर, सटर काउंटी जिले के अटॉर्नी जेनिफर डुप्री ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 2 माफिया से जुड़े अपराधी हैं और भारत में हत्या के मामलों में वांटेड हैं। इतना ही नहीं, गिरफ्तार लोग 2 दुश्मन आपराधिक गुटों से जुड़े हैं। इन पर कैलिफोर्निया के सटर, सैक्रामेंटो, सैन जोकिन, सोलोना, योलो और मर्ज्ड काउंटी में हिंसा, गोलीबारी और हत्या की कोशिशों के आरोप हैं। पकड़े गए लोग कथित तौर पर स्टॉकटन में एक सिख गुरुद्वारे में गोलीबारी के लिए जिम्मेदार हैं। ये घटना पिछले साल 27 अगस्त को हुई थी। अब इनके तार इस साल 23 मार्च को हुई शूटिंग की घटना से भी जुड़े हैं। आइए हम भारत और चीन की तुलना कर लें। सदियों से दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन अब इस मामले में पीछे होता दिखाई दे रहा है। दरअसल अब भारत ने इसकी जगह ले ली है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश अब चीन नहीं है बल्कि भारत है। इस साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स के अनुसार 2023 में सबसे ज़्यादा आबादी भारत की होगी और अब इस पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के नवीनतम आंकड़ों ने मोहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र UNFPA के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में अब चीन की तुलना में 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं और इस देश की आबादी 140 करोड़ के पार पहुंच गई है। और वहीं चीन में बच्चे पैदा करने की दर कम हुई है। UNFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसे 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस के टाइटल से जारी किया गया है, उसमें बताया गया कि अब भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है। यानी दोनों की जनसंख्या में 2.9 मिलियन का अंतर है। रिपोर्ट में ताज़ा आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। जल्द ही नेपाल में भारत से पाइपलाइन के जरिए पेट्रोल का आयात शुरू हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच इस साझेदारी से चारों तरफ से ज़मीन से घिरे इस मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में कुछ गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी पाइपलाइन से पेट्रोल की आपूर्ति में कुछ समय लगेगा, लेकिन अगर योजना के मुताबिक काम आगे बढ़ता है तो अगले साल जनवरी से इसके चालू होने की संभावना है। नेपाल ऑयल निगम के अमलेखगंज डिपो के प्रमुख विनियमितामणि उपाध्याय ने BBC को बताया कि इसके लिए ज़रूरी ढांचे का निर्माण अब तेज़ी से किया जा रहा है। उनके मुताबिक इससे पेट्रोल की ढुलाई के खर्चे में कुछ कमी आ सकती है। अभी तक नेपाल में पाइपलाइन से सिर्फ डीजल की आपूर्ति हो रही थी। आपूर्ति शुरू होने के बाद नेपाल में डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की कमी आई। भारत में बिहार के मोतिहारी से नेपाल में अमलेखगंज तक डीजल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बनी थी। इसका काम अगस्त 2018 को चालू किया गया था। हालांकि दक्षिण एशिया में इस पहली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन से केवल डीजल की आपूर्ति हो रही थी, पेट्रोल की नहीं। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारी ने कहा कि अमलेखगंज में पेट्रोल के भंडारण की क्षमता के लिए ढांचा पूरी तरह से न होने के कारण ही ऐसा नहीं हो पा रहा था। हालांकि उन्होंने कहा कि पाइपलाइन निर्माण के दूसरे चरण में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में ऐसे भंडारण केंद्रों का निर्माण कार्य अब जोरों से हो रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन नेपाल और भारत के साझा निवेश से बनाई गई है और इससे 70 किलोमीटर और बढ़ाकर चितवन के लोथर तक ले जाने की योजना है। वर्तमान में निर्मित पाइपलाइन की कुल लंबाई 69.2 किलोमीटर है, जिसमें से 36.2 किलोमीटर हिस्सा नेपाल में पड़ता है। विनीतामणि उपाध्याय ने कहा कि पाइपलाइन के दूसरे चरण के तहत अमलेखगंज में भंडारण केंद्र व अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण का काम चल रहा है। उनके मुताबिक वर्तमान में NOC और IOC के संयुक्त निवेश से विभिन्न बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम जारी है। मौजूदा गति से काम चला तो जनवरी 2024 तक पाइपलाइन से पेट्रोल की आपूर्ति का काम शुरू हो जाएगा। उनका कहना है कि इसके लिए भंडारण टैंक और पंप हाउस और अग्नि नियंत्रण व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। नेपाल ऑयल निगम के मुताबिक अभी रोजाना 4000 किलो लीटर के करीब डीजल की आपूर्ति पाइपलाइन से हो रही है।
वर्तमान में भैरुआ तक सारा डीजल पाइपलाइन से ही आ रहा है। वहाँ से तेल टैंकरों में भरा जाता है और देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाया जाता है। उपाध्याय के मुताबिक अमलेखगंज डिपो की भंडारण क्षमता 19,000 किलोलीटर डीजल की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।